दलितों के साथ जो पहले लंबे समय से जो शुल्क कास्ट कह लें, जो भी कह लें आप, शूद्र कह लें, कुछ भी कह लें, जो अत्याचार होते रहे हैं, आज उस कैटेगरी को अब देखें, वो दलित तो है ही, नए दलित बन चुके जिनका नाम है मुस्लिम। पिछले 10 सालों से संविधान के होने के बावजूद भी जो मैं देख रहा हूँ पूरे देश में जो है कानून बनाए जा रहे हैं, हर अधिकार उनका खत्म हो रहा है। तो ये नए दलित हैं और वहाँ का जो प्रधान है उसने लिखित में दिया है कि आप इस जाति से आपको यहाँ पर किराया मकान नहीं मिल सकता। ये गुजरात राज्य में चल रहा है, जो कि मोदी जी कहते हैं कि जो है नंबर 1 का स्टेट है। हमारे इतने इंस्टीट्यूशन, हमारे इतने संगठन बने हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टियां बनी हुई हैं, सारी यहाँ पे बंद करके बैठी हुई हैं। जेल के अंदर जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। जेल मैनुअल्स में लिखा हुआ, राइटिंग में, सवाल ये नहीं है, मौखिक की बात नहीं है, जेल मैनुअल्स में राइटिंग में लिखा हुआ है कि ये जाति से इसको वो काम करना जो जाति काम करती रही है, और उसी के बेसिस पर जेल में के अंदर कैदियों को जो शुल्क कास्ट के हैं, जो उनके पेशा रहे हैं, वो काम आवंटित किए जाते हैं, और वो मैनुअल्स में लिखा हुआ चल रहा लंबे समय से। क्योंकि जैसे इसमें लिखा हुआ है, एवरी पर्सन फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन इज दलित। मेरी नज़र में दलित किसी कास्ट को डिनोट नहीं करता। किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट में दलित लिखा हुआ आज तक नहीं देखा। शूल कास्ट, शूल ट्राइब्स संवैधानिक वर्ड्स हैं। संविधान में शूल कास्ट, शूल ट्राइब्स के रूप में जो जातियाँ थी उनको वर्गीकृत किया गया है, लेकिन दलित वर्ड्स बड़ा पॉपुलर वर्ड है। पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस दलित वर्ड के नाम को जाना जाता है बहुत अच्छी तरीके से। मैंने यूएनओ में भी जानने की कोशिश करी, वहाँ भी इस दलित वर्ड का उल्लेख मिलता है। मैंने ये देखा कि जब नेपाल में जो यहाँ शूल कास्ट कमीशन है, वहाँ पर दलित कमीशन कहा जाता है। इसके अलावा और भी मुझे बहुत सी चीज़ें देखने को मिली। डिक्की संगठन भी बनाया हुआ है देश में अपने में, जो सबसे ज़्यादा बिजनेसमैनों का संगठन है दलित से रिलेटेड। तो दलित की परिभाषा मेरी नज़र में वो है जो सर ने ठीक कहा, डॉक्टर साहब ने, कि दलन जिसका हुआ है, लेकिन ये प्रक्रिया है, चलती रहती है। आज जो दलित है हो सकता है कल दलित ना रहे, और जो कल दलित था हो सकता है आगे दलित ना बने। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज अगर आप मुझसे पूछें, दलितों के साथ जो पहले लंबे समय से जो शूल कास्ट कह लें, जो भी कह लें आप, शूद्र कह लें, कुछ भी कह लें, जो अत्याचार होते रहे हैं, आज उस कैटेगरी को अब देखें, वो दलित तो है ही, नए दलित बन चुके जिनका नाम है मुस्लिम। मेरा अपना मानना ये है, जो डिस्क्रिमिनेशन देश में चल रहा है पिछले 10 सालों से, संविधान के होने के बावजूद भी जो मैं देख रहा हूँ पूरे देश में जो है कानून बनाए जा रहे हैं, हर अधिकार उनका खत्म हो रहा है, कानून बना के खत्म हो रहा है। तो ये नए दलित हैं मेरी नज़र में। मैं एक बात और बताता चलूँ, मैं लॉ का कोई स्टूडेंट रहा हूँ, मैं जज रहा हूँ। मैंने 21 साल जज की नौकरी दिल्ली में की है। मैं हाथरस से रहने वाला हूँ। जब मैं हाथरस में था तो मुझे लगा कि हम दिल्ली में जब जज बनेंगे, या दिल्ली में एलएलएम करने आया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं एलएलएम कर रहा था, तब जज की नौकरी मैं लगा कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जो नेशनल कैपिटल है, और यहाँ पर पार्लियामेंट तो है ही है, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे इंस्टीट्यूशन के हेड यहाँ बैठते हैं। लेकिन जब मैं दिल्ली आया तो मुझे लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ दिल्ली में खास है। जो बाहर चल रहा है वो यहीं चल रहा है। सारा कुछ मुझे जितनी चीज़ें देखने को मिली, मैं जज बनने के बाद मुझे बहुत सी चीज़ें और समझ में आई कि किस तरीके से लीगल फील्ड में भी कितनी बुरी स्थिति है। मैं जज रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे बोलना मैं उचित नहीं समझता। हमारे बीच में मैं एक जरूर कहूँगा कि एक जज साहब और बैठे हुए हैं, कुलदीप रान साहब हमारे मित्र हैं, जो आए हुए हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, अभी भी जज हैं इस वक्त दिल्ली में। हम लोगों ने बहुत चर्चा करते रहे हैं लंबे समय तक देश की समस्या पर, बहुत सी चीज़ों पर। ये जो संगठन बनाने की जहाँ तक बात है, वो मेरा उद्देश्य ये है कि संगठन बहुत सारे बने हुए हैं जैसे साथियों ने बताया, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि ईमानदारी के साथ संगठन का काम किया जाए। मुझे इसका अभाव लगता है बहुत हद तक। मुझे इसका अभाव, जो डेमोक्रेसी के तीनों प्रिंसिपल, तीनों इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट, चाहे लेजिस्लेटर हो, चाहे हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हों, चाहे हमारी न्यायपालिका हो, चाहे प्रेस हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे ईमानदारी का अभाव बहुत भारी खटका। बहुत लंबे समय से मैं देखता रहा कि ईमानदारी का बहुत कुछ अभाव है हमारे देश में, और ईमानदारी के साथ हमें कुछ करने की आवश्यकता है, जिनके लिए हमें, जैसे सर ने कहा, गौतम जी ने, नो डाउट पैसे की ज़रूरत है केस लड़ने के लिए। मैं केस लड़ने के लिए सिर्फ इस संगठन को नहीं बनाया हुआ है। केस लड़ना न्यायपालिका सिर्फ एक विघ्न होता है,
कार्यपालिका भी है और विधायक विधायिका भी है। हम हर जगह इस दलितों की समस्या को लेकर के जाएंगे और अपने काम करेंगे, चाहे जहाँ तक पैसे का सवाल है, पैसे का सवाल आ रहे नहीं आने तो कुछ भी हो जाए। हमारे गुजरात से हमारे जो भाई आए हुए हैं, हमने पूरी तन मन धन से उनकी सेवा करी। ऐसे और भी केस किए हैं, अभी की बात नहीं है। आप कन्हैयालाल जी को देखिए कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, ये तो बिरला डिस्क्रिमिनेशन है। हम SC/ST एक्ट के तहत केस लगाते हैं, झंझरी लगते हैं, मतलब कि मुझे कास्ट के बेसिस पर मेरे साथ ये कहा, ये किया। लेकिन इस बंदे के साथ क्या हुआ है कि राइटिंग में नोटिस दिया है प्रिंसिपल ने कि तुम इस जाति से हो, तुम इस घड़े को पियोगे और इस घड़े से पानी नहीं पियोगे। ये राइटिंग में दिया है, मौखिक नहीं हुआ है। ये लेटर है, उस लेटर को हमने इनके एडवोकेट ने हाई कोर्ट में भी पेश किया, लेकिन हाई कोर्ट ने इनकी FIR क्वेश कर दी। हुआ ये था कि 2 घड़े रखे गए प्रिंसिपल बनने के बाद, जब टीचर थे, जब ये इस स्कूल में ट्रांसफर होकर के आए तो 2 घड़े, एक ग्रीन कलर का एक रेड कलर का। एक घड़े से कहा गया आप पानी पिएंगे, दूसरे घड़े से बाकी और टीचर्स पानी पिएंगे। इस स्कूल में सिर्फ 4 टीचर हैं गुजरात में, एक टीचर खाली ये दलित कम्युनिटी से है, बाकी जनरल कम्युनिटी से हैं। तो इनको प्रिंसिपल राइटिंग में नोटिस दे रहा है कि आप इस घड़े से पानी नहीं पिएंगे। ये तो मैंने कभी देखा भी नहीं। मौखिक तो बात चलती रहती है, लेकिन राइटिंग में लिख करके देना। उसके बाद इन्होंने बहुत संघर्ष किया और सबसे बड़ी बात ये, इसके बाद इनका ट्रांसफ़र हुआ, इनको वहाँ सिक्योरिटी भी मिली, बहुत चीज़ें और भी रही, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, समय हमारे पास कम है, बहुत जल्दी मैं अपनी बात खत्म करूँगा। ये फिर जहाँ ट्रांसफ़र किया गया तो वहाँ पर घर लेने के लिए किराए पर गए, तो उस स्कूल के पास जो गाँव था, वहाँ के जो सेक्रेटरी है और वहाँ का जो प्रधान है, उसने लिखित में दिया है कि आप इस जाति से आपको यहाँ पर किराए पर मकान नहीं मिल सकता। ये गुजरात राज्य में चल रहा है, जो कि मोदी जी कहते हैं कि जो है नंबर 1 का स्टेट है। तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ इनकी समस्या को जानने के बाद। मुझे हमसे कुछ महीने पहले हमारे कांटेक्ट में आए थे। मैं देश में ऐसी बहुत सी चीज़ें देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मेरा अपना उद्देश्य ये है कि हम किसी तरीके से इस दलितों से रिलेटेड जो भी समस्या हैं, कानूनी रूप से भी, रोड पर भी और हर जगह उनको उठाएं। अभी आपने 2-3 दिन पहले पेपर में सुर्खियाँ बनी हुई हैं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेज हैं, एम्स हैं, IIT एम्स हैं और जगह के, उनमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। इस संबंध में रेट फाइल कर रखी है रहत वेमुला जी की मदर ने, और जो पायल तड़वी जी है मुंबई से जो सुसाइड किया उनकी मदर ने। और उसमें UGC प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2012 पास किया गया, तो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसमें कास्ट बेसिस पर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनानी है पूरे देश में। पूरे देश में हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बननी है इस रेगुलेशन के तहत, जो कि 12 से अब तक 24 तक नहीं बनी है। दूसरी बात यह है कि इसमें 115 स्टूडेंट्स अभी तक सुसाइड कर चुके सिर्फ IIT में, और जिसमें के मोस्टली दलित हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करेगा ये वक्त बताएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, डिस्क्रिमिनेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं हो रहा, इन गांवों में जैसे इन्होंने कहा वहाँ कन्हैया जी वहाँ नहीं हो रहा, जेल में भी चल रहा था लंबे समय से। हमारे इतने इंस्टीट्यूशन हमारे इतने संगठन बने हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ ही बनी हुई हैं, सारी आंखें बंद करके बैठी हुई हैं। जेल के अंदर जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जेल मैनुअल्स में लिखा हुआ है, राइटिंग में। सवाल ये नहीं है, मौखिक की बात नहीं है, जेल मैनुअल्स में राइटिंग में लिखा हुआ है कि ये जाति से इसको वो काम करना जो जाति काम करती रही है, और उसी के बेसिस पर जेल में के अंदर कैदियों को जो शुल्क कास्ट के हैं, जो उनके पेशा रहे हैं, वो काम आवंटित किए जाते हैं, और वो मैनुअल्स में लिखा हुआ चल रहा लंबे समय से। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसेस को गलत ठहराया, और बाद में भारत सरकार से कहा कि आप इसमें मैनुअल्स इसको अमेंडमेंट करें। और अब शायद 2-4 दिन पहले अखबार में न्यूज है कि भारत सरकार ने जेल मैनुअल्स में अमेंडमेंट्स किए हैं, और अभी किसी भी कैदी को इस वजह से कि जिस जाति का है वही काम उसे वहाँ जेल में करना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा चल रहा है। लेकिन देखो, बात समझने की कोशिश आप करिए कि राइटिंग में चल रहा है कहाँ, ये मौखिक नहीं चल रहा है। हमारे यहाँ रिजर्वेशन एक ऐसा इशू है जो मुझे लगा, रिजर्वेशन और शुल्क कास्ट शुल्क टैक्स एक्ट, 2 ऐसे प्रोविजंस हैं संविधान में जो मुझे लगता है कि बिल्कुल अलग हैं, स्पेशल हैं, जो हम जैसे लोगों के लिए ही हैं।
इन रिजर्वेशन के संबंध में मैं आपको बताता चलूँ कि 2012 में उत्तर प्रदेश में एक रिट फाइल हुई। उस रिट में हुआ ये था कि कुछ सर्टेन कम्युनिटीज शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के लोगों के लिए भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने स्टे कर दिया इनिशियल अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन। वो मुझे पता चला, डॉक्टर विश्वजीत जी बैठे हुए, इन्होंने मेरे नोटिस में लेकर के ऐसे ऐसा सर हुआ है, तो हम दोनों ने मिल करके और इसमें प्रयास किया। करने के बाद में मैंने वहाँ एप्लीकेशन, हमें कोई अच्छे, सर ठीक कह रहे हैं, अच्छे एडवोकेट का अभाव है, सर ने बिल्कुल ठीक बात कही है, हमें अच्छे एडवोकेट नहीं मिले, तो फिर मैंने खुद ही जाकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2012-13 में एक पिटिशन फाइल करी पार्टी बनने के लिए, जिससे मैं अपनी बात रख सकूँगा। वो जजमेंट पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। पहले जजमेंट बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के थे जो कहते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, हाई कोर्ट को पावर नहीं थी, उसके बावजूद भी ऐसा किया। मैं आगे ये भी देख रहा हूँ कि प्रमोशन में रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स को जो प्रमोशन रिजर्वेशन की व्यवस्था है संविधान में, वो पूरे देश से करीब करीब खत्म हो चुका है। बावजूद इसके कि व्यवस्था संविधान में आज भी है, वो जो प्रोविजन, संवैधानिक प्रोविजन है, वो प्रोविजन अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण देश में शायद सब राज्यों में कुछ छोड़कर ही खत्म हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर। जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया हुआ है नया, जो मोदी जी ने अमेंडमेंट किया हुआ है, आप अगर मुझसे पूछें, मैं लॉ को बड़ी बारीकी से समझता हूँ, मैं बहुत इसमें मैंने बहुत सारी रिसर्च कर रखी है कि जो रिजर्वेशन में प्रमोशन खत्म हुआ है और जो इनिशियल अपॉइंटमेंट में विवाद चल रहा है, वो भी केस चल रहे हैं बहुत सी कोर्टों में, वो खत्म इस वजह से हुआ है कि 3 कंडीशंस की आवश्यकता है। नो डाउट संविधान में बात लिखी हुई है कि जब तक 3 प्री कंडीशंस नहीं होंगी, गवर्नमेंट जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं कर सकती। तो 3 कंडीशंस की यहाँ बैकवर्डनेस का डाटा होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है उसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तीसरा ये है कि इनएफिशिएंसी डिस्टर्ब ना हो। तो इन तीनों को कहीं ना कहीं जो कानून बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं अलग राज्यों में, उसमें कभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों ने पाई और उसको हर जगह संविधान जो रिजर्वेशन प्रमोशन था वो रद्द किया गया है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में बड़ी विचित्र बात है, जो रिक्वायरमेंट प्री कंडीशंस SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन देने के लिए है कानून में, वो व्यवस्था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है ही नहीं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण देने के लिए बैकवर्डनेस सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया देखा जाना है, उसमें उनका प्रतिनिधित्व कितना ही देखा ही नहीं जाना, उसमें यह भी नहीं देखा जाना कि इनके बाद देने से क्या ऐसा तो नहीं है कि एफिशिएंसी सर्विस की डिस्टर्ब होगी, वो भी नहीं देखा जाना है। मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन जो है हमसे बहुत अच्छी कैटेगरी, वो कभी खत्म भी नहीं हो सकता उस तरीके से। हमारा रिजर्वेशन जैसे अगर सरकार कानून बनाती है और कोई रिजर्वेशन प्रमोशन में लेकर के आती है तो उसको कोर्ट रद्द कर सकता है, इस कोर्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो व्यवस्था संविधान में लिखी ही नहीं गई है जिसकी बेसिस पर रद्द किया जा सकता है। तो ये दूसरा एक भ्रम ये फैला जाता है हमारे देश में कि जाति के आधार पर हमको रिजर्वेशन मिलता है, ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलता, बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन मिलता है। संविधान के आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 15(4) में व्यवस्था है कि रिजर्वेशन मिलेगा बैकवर्डनेस के बेसिस पर, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो है इनिशियली बैकवर्ड है, बैकवर्ड कैटेगरी में, मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी में आती है, इसीलिए रिजर्वेशन उसे मिलता है। कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता, इस संविधान में लिखा हुआ 16(1) में 15(1) में, आप पढ़िए देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है। कास्ट के बेसिस पर, लिंग के बेसिस पर, इसके बेसिस पर, कई बेसिस ऐसे हैं जिसमें कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन बैकवर्डनेस एक मोस्ट क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर बैकवर्ड क्लासेस वर्ड का जिक्र संविधान में, बैकवर्ड क्लास में SC ST के लोग आते हैं, इसीलिए उन्हें संविधान रिजर्वेशन मिलता है। इस वजह से नहीं मिलता कि भाई जो वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स होल बैकवर्ड है, इसीलिए रिजर्वेशन मिलता है। तो प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए हमें कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। संविधान में व्यवस्था होने के बावजूद भी जो है हमें हर जगह से ये खत्म हो चुका है। डॉक्टर साहब ने जो मैनपुरी से आए हुए हैं, विश्वजीत सिंह, उन्होंने, हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें काम किया हुआ है और हमारी विचार चल रहा है कि आगे किस तरीके से मुद्दों को उठाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट अब कह चुका है कि बैकवर्डनेस की आवश्यकता अब SC ST के रिजर्वेशन के लिए है नहीं। तो आज के समय कोई बैकवर्डनेस मेन क्राइटेरिया था जिसकी बेसिस पे कोर्टों ने सारे देश में SC ST का रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म कर दिया है। हम इस पर विचार कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ किया जाए। SC ST एक्ट का जहाँ तक सवाल है, SC ST एक्ट का जब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया, रात पर मुझे नींद नहीं आई। ये बात है 20 मार्च 2018 की। हमने, लाखन जी ने, संतोष जी खड़े हुए हमारे टीम के मेंबर हैं, इन सब लोगों ने मिलकर के हमने बहुत सारी कोशिशें करी और उसके बाद में हमने एक पतली सी बुक भी निकाली जो लाखन जी हमारे मार्गदर्शन पर निकाली। उसके अलावा
मैंने खुद जाकर के सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करी जजमेंट के खिलाफ। जज होने के बावजूद भी 2018 में 2 अप्रैल को जब आंदोलन चल रहा था देश में, उसी दिन और उसके जब भारत सरकार की रिव्यू फाइल हुई थी, नेक्स्ट डेट को मेरी रिव्यू फाइल भी हो चुकी थी। तो मैंने जज रहने के बावजूद भी समाज के साथ हमेशा लगा रहा। 12 में मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट फाइल करी। 2018 में मैंने सुप्रीम कोर्ट में SC एक्ट अगेंस्ट रिट फाइल करी। मेरी ये प्रक्रिया चल रही है। मैं इस नौकरी की वजह से, बंधनों की वजह से बहुत कुछ नहीं कर पा रहा था, तो मैंने नौकरी से बियास लेने का फैसला किया, जिससे मैं समाज के साथ जुड़ सकूं और आगे कुछ कर सकूं। मैंने 2014 में रिजाइन किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने मेरा एक्सेप्ट नहीं किया। वो एक अलग इतिहास है। लेकिन जब 20 साल पूरे होने के बाद मैंने BRS लिया हुआ है, मैं आपको वादा करता हूँ ईमानदारी के साथ ये संगठन काम करेगा। कोई सूरत नहीं है पैसा और बेईमानी के साथ नहीं, ईमानदारी के साथ संगठन काम करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कर ले, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं, लाखन जी, संतोष जैसे बहुत से हमारे साथी लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। आप जल्दी ही देखेंगे देश में बड़े पैमाने पर जो चीज़ें छूट गई हैं और जो नहीं हो पा रही, हम करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं ज़्यादा बोलना इसलिए चाहता, बोलना मुझे कुछ और भी था, क्योंकि समय का अभाव है। 6 बजे तक हमारे पास ही है। अब लाखन जी बोलो, थैंक यू वेरी मच। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।